Hello everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in and let's start the question answers exercise of your chapter number 2, Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resources of your book Geography. तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन आंसर्स करते हैं. It will be really helpful for you guys. बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं. Which are the two main climatic factor responsible for the soil formation? यानी कि ऐसे कौन से दो क्लाइमेटिक फैक्टर हैं जो सॉइल फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल हैं. ठीक है, सो पहला यहाँ पे आ जाता है टेम्परेचर. ठीक है, फर्स्ट इज टेम्परेचर, सेकेंड इज रेनफॉल. ठीक है, अब यहाँ पढ़ते हैं टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर टू मेन क्लाइमेटिक फैक्टर responsible for soil formation. Rainfall contributes in breaking the rocks by approving pressure, by applying pressure. Hot and cold also form cracks in the rocks. अब क्या होता है ना कि जब soil formation होता है तो वो soil बिल्कुल एक coarse grainy substance चाहिए होता है. So अगर कोई भी पत्थर होता है जो ऑर्गेनिक मैटर के बीच में आ जाता है या फिर कहीं पे भी पत्थर आ जाता है तो दो तरीके से वो पत्थर टूट भी जाता है. तो रेनफॉल की वजह से रेनफॉल अप्लाई करता है प्रेशर, उससे टूटता है, और टेम्परेचर की वजह से यानी कि हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर की वजह से भी वो क्या होता है, रॉक्स में क्रैक ले आता है एंड देन वो टूट के सॉइल के अंदर मिल जाता है एंड देन उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती है सॉइल फॉर्मेशन के अंदर. ठीक है, सो इट टेक्स रियली टाइम. इसमें टाइम लगता है, जितना टाइम देंगे सॉइल को उतना वो बढ़िया बनेगा, ऑर्गेनिक बनेगा. फिर आ जाता है हमारा सेकेंड वाला आ जाता है, इसी का सेकेंड सब पार्ट है ये, राइट एनी टू रीजंस फॉर लैंड डिग्रेडेशन टुडे. अभी के वक्त की बात बता रहे हैं कि ऐसे लैंड डिग्रेडेशन जो हो रही है यानी कि लैंड का खराब हो जाना, वो बाद में यूज नहीं हो पा रहा, डिग्रेडेट हो जा रहा है पूरा. क्या उसके दो रीजंस है. पहला रीजन तो ये कि एवर ग्रोइंग डिमांड ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन. अब पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लैंड बहुत चाहिए होता है लोगों को, तो इतना ओवर यूज हो रहा है ना लैंड की वो डिग्रेड हो जा रहा है. ठीक है, सो फर्स्ट फैक्टर तो ये है. सेकेंड ये डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर्स. अब फॉरेस्ट भी खत्म हो जा रहे हैं, फॉरेस्ट को भी हटा दिया जा रहा है, तो फॉरेस्ट के नीचे जो लैंड है उसके अंदर भी ऑर्गेनिक मैटर नहीं बन रहा है. देखिए ऐसे ये समझ लीजिए एक लैंड है और यहाँ पे फॉरेस्ट है. ठीक है, जब फॉरेस्ट को पूरी तरीके से काट दिया जाता है तो उसके नीचे का टॉप सॉइल पूरा उखड़ जाता है. और मैंने आपको पहले ही बताया था कि टॉप सॉइल के अंदर ही होता है, क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर. टॉप सॉइल के अंदर ही होता है ऑर्गेनिक मैटर. तो जब ऑर्गेनिक मैटर ही उखड़ जाएगा तब क्या होगा, ऑब्वियसली तब तो वहां पे जोतने के लिए या फिर क्रॉपिंग करने के लिए कुछ तो बचेगा नहीं, बिकॉज टॉप सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर होता है. अगर वही उखाड़ दिया जाएगा तो फिर वो लैंड पूरा डिग्रेडेट हो जाएगा, उसमें कुछ बचेगा नहीं, सॉइल इरोजन भी हो जाएगा. सो फॉरेस्ट का काट देना और एवर ग्रोइंग डिमांड, इन सब की वजह से दीज आर द टू रीजंस. ओके, उसके बाद इसी का थर्ड पॉइंट आता है, व्हाई इज लैंड कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स. ऑब्वियसली लैंड इम्पोर्टेंट रिसोर्स ही होगा क्योंकि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री सब कुछ उधर ही तो करते हैं हम लोग. इवन घर वर भी हमारे लैंड पे बने. So most activities take place on land. अब देखिए यहाँ पे इंडस्ट्री, फॉरेस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, ये सारी चीजें क्या है, लैंड पर ही तो बनती है. That's why land is an important resource. उसके बाद हमारा ये फोर्थ पॉइंट आ जाता है, इसी का सब फोर्थ पॉइंट है, name any two steps that government has taken to conserve plants and animal. दो स्टेप बताइए जो गवर्नमेंट ने लिए हैं प्लांट और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर कंजर्व करने के लिए. सो इसका आंसर होगा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेचुरल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. एक तो ये हो गया, नेचुरल पार्क्स बनाए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. एंड सेकेंड है देयर पर्पस इज कंजर्वेशन ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिस्पेक्टिवली. मैंने आपको पहले ही बताया था, धीरे धीरे नेचर कैंप भी होते हैं, वन महोत्सव का बहुत सी चीजें, नई नई चीजें लाई गई है गवर्नमेंट द्वारा. साथ ही साथ साइट्स करके हमने पढ़ा था ना, साइट्स करके एक कन्वेंशन है जो डायरेक्टली वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज एंड वेजिटेशन के लिए लड़ता है. सारी चीजों को उसने इलीगल करा दिया है, पोचिंग और लोग जानवरों को मारना सब कुछ उसने इलीगल करवा दिया है. और कोई भी मारता है तो अब इलीगल भाई फाइन देना पड़ जाता है. तो इसीलिए बहुत सारे स्टेप्स है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं, उनमें से कुछ किए हैं. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेचुरल पार्क्स,
वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई हैं, लोगों को जागरूक किया है कि कभी भी मार काट ना करे, लोगों को जानवरों को ना मारे, उनको फीड करे, साथ ही साथ अगर जो मारेगा, जो उनको हानि पहुंचाएगा, उसको फाइन देना पड़ जाएगा। ठीक है, फिर इसका फिफ्थ आ जाता है सजेस्ट 3 ways टू कंजर्व वाटर। 3 ways टू कंजर्व वाटर। सबसे पहले आ जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग भाई साउथ के एरिया में यानी कि साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया में काफी ज्यादा प्रचलित है। वहां पे लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत करते हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है। साथ में हमारा सेकंड है, ये आ गया सेकंड है ट्रिकल इरिगेशन, और इसको ड्रिप इरिगेशन भी कहा जाता है। फसलों के बीच में पतली पतली तारें जिसके अंदर होल होते हैं, वहां से पानी निकलता है और बिल्कुल सही मात्रा में पूरे के पूरे खेत में विसर्जित कर देता है, ना ज्यादा ना कम। तो ट्रिकल इरिगेशन भी हमें लेना चाहिए। फिर थर्ड आ जाता है द कैनाल यूज्ड फॉर इरिगेशन शुड बी प्रॉपर्ली बिल्ट सो दैट लॉस ऑफ वाटर डज नॉट टेक प्लेस while the water is transported to the field. So हमें जो वाटर कैनल्स होते हैं, जो हैंड पंप्स कैनल्स होते हैं, कभी कभी लीक करते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा पानी डाल देते हैं। सो ऐसे उन्हें बिल्ड करना चाहिए कि उनमें बिल्कुल सही तरीके से वो पानी पूरे के पूरे फील्ड में विसर्जित करे। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट कि कैनल्स को ढंग से बिल्ड करना चाहिए जिससे वो फील्ड में अच्छी तरह पानी डाल पाए। ठीक है, इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है टिक द करेक्ट आंसर। Which one of the following is not a factor of soil formation? Soil formation के लिए टाइम बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ऑर्गेनिक मैटर भी जरूरी होता है, लेकिन सॉइल का टेक्सचर जरूरी नहीं होता है। वो तब जितना टाइम दोगे उसी हिसाब से उसका टेक्सचर आएगा। सो ये कोई फैक्टर नहीं है। ठीक है, सॉइल फॉर्मेशन के अंदर सॉइल टेक्सचर कोई फैक्टर नहीं आता। ठीक है, सो बी वाला इज द राइट वन। ठीक है, फिर सेकंड वाला इसी का सब पॉइंट आता है which one of the following method is most appropriate to check soil erosion on steep slopes। अब मैंने आपको पहले बताया था steep slopes, जो ऐसे करके ढलान होती है ना, माउंटेन की ढलानें बनी रहती है ना, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें टेरेस फार्मिंग होती है, राइट। हमने पढ़ा था टेरेस फार्मिंग। उसके अंदर क्या होता है, सॉइल इरोजन से वो बचाता है। कैसे बचाता है, क्योंकि उसमें ऐसे करके स्टेप्स कटे रहते हैं, राइट। और क्या होता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी भर जाता है और यहीं पे क्या होता है, यहीं पे क्रॉप्स बनते हैं, यहीं पे क्रॉप एक एक उगा दिया जाता है। तो कभी भी बारिश आती है ना, समझ लीजिए कहीं भी बारिश आई तो ये यहाँ से मिट्टी हटेगी तो दूसरे स्टेप पे आ जाएगी, दूसरे स्टेप से इसके तीसरे स्टेप पे आ जाएगी। तो कभी सॉइल खराब ही नहीं होगा, वो हर जगह बहता जाएगा लेकिन कहीं और नहीं जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ खेत में ही जाएगा और फिर नीचे जाके जमा हो जाएगा। तो नीचे जाकर भी वो ऑर्गेनिक मटेरियल जमा कर देगा और उस जगह को भी वो ठीक कर देगा। सो बेसिकली एक स्टेप से दूसरे स्टेप ही जाएगा मिट्टी, वो और कहीं नहीं जाएगा। तो इसके लिए सबसे बेहतर है टेरेस फार्मिंग, जैसे मैंने अभी आपको बताया टेरेस फार्मिंग। ठीक है, बाकी के जितने क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर।